हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग और कैसी चल रही है आप लोगों की तैयारी। दोस्तों, आज हम लोग अपनी मैक्रो इकोनॉमिक्स में क्लासिकल मॉडल का एक और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं, जिसका नाम है इम्पैक्ट ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी एंड फिस्कल पॉलिसी ऑन आउटपुट ऑन द इकोनॉमी। राइट। तो देखिए, हमने अपनी लास्ट क्लासेस में कंक्लूजन निकाला था, अगर आपको याद हो, कि हमारी इकोनॉमी में जो एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई के जो कर्व्स होते हैं वो कुछ इस प्रकार होते हैं। मतलब ये ए एफ होता है और ये एडी होता है। ये सारी चीजें हम लोगों ने यहाँ पे डिस्कस कर ली थी। बहुत बढ़िया तरीके से डिस्कस हमने यहाँ पे सब कुछ किया था। नाउ द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट के अगर हमारी इकोनॉमी में फिस्कल पॉलिसी लगती है, फिस्कल पॉलिसी का मतलब आप जानते हो, दैट इज द गवर्नमेंट इंटरवेंशन। किसी भी प्रकार का अगर गवर्नमेंट इंटरवेंशन होता है तो उससे हमारी इकोनॉमी का इक्विलिब्रियम कैसे अफेक्ट होगा, क्योंकि यहां पर हमारा एडी एस आ जाएगा, दैट इज एडी इक्वल्स टू एस, दैट इज नोन एज इक्विलिब्रियम। और ये किस पॉइंट पर होगा? जहां पे हमारी इकोनॉमी फुल एम्प्लॉयमेंट पर होगी। तो मेरी बात, तो अब हमें पढ़ना है कि क्या इंपैक्ट पड़ेगा हमारे इक्विलिब्रियम आउटपुट पर जब हम लोग मॉनेटरी पॉलिसी या फिस्कल पॉलिसी लगाएंगे। ठीक है, तो शुरू करते हैं हम लोग आज की क्लास का डिस्कशन। और मैं आप सबसे यही रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि आप प्लीज गाइस कमेंट जरूर करिए। ठीक है, क्योंकि वीडियो में जब आप कुछ पढ़ रहे हो तो अगर कहीं भी आप अटक रहे हो या हो सकता है कि आप कुछ पूछना चाहते हो और शायद वो हमने नहीं डिस्कस किया, तो मेरी रिक्वेस्ट आप लोगों से है कि कमेंट जरूर करिए, जरूर किया कीजिए। ठीक है। एंड साथ ही अगर आप हमारे चैनल पे न्यू हैं, पहली बार चैनल पर आए हैं, तो मोस्ट वेलकम। ठीक है, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। और अगर गाइज आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज जल्दी सब्सक्राइब करें, क्योंकि हम लोग मैक्रो इकोनॉमिक्स को कंप्लीट डिस्कस कर रहे हैं आपके हमारे प्यारे यूट्यूब चैनल फेमिकॉन क्लासेस पर। अगर आप के सिलेबस में मैक्रो इकोनॉमिक्स है तो मैं यही चाहूंगा कि आप एक बार इस चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर मैक्रो इकोनॉमिक्स के फोल्डर पे क्लिक कर सकते हैं। वहां पे आपको सारे टॉपिक्स की लिस्ट मिल जाएगी। ठीक है, टॉपिक वाइज आपको लिस्ट वहां पर मिल जाएगी। तो काफी इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो मैंने आपसे डिस्कस करी हैं। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं हम लोग अपनी आज की क्लास का डिस्कशन। तो सबसे पहले जो मैं यहाँ पे डिस्कस कर रहा हूँ वो है इम्पैक्ट ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले जो आप हेडिंग लिखेंगे दैट इज मॉनेटरी पॉलिसी। देखिए, मॉनेटरी पॉलिसी अगर आप सोचो, यहाँ पर अगर आप थोड़ा सा सोचो तो मॉनेटरी पॉलिसी का मतलब क्या होता है। पहली बात, मॉनेटरी पॉलिसी किसका टूल होता है? सेंट्रल बैंक का टूल होता है। ठीक है, सेंट्रल बैंक चाहता है, मतलब सेंट्रल बैंक की वजह से मॉनेटरी पॉलिसी लगाई जाती है। टेक्निकली मॉनेटरी पॉलिसी में भी हम बता सकते हैं एक्सपेंशन भी होता है और कॉन्ट्रैक्शन भी होता है। तो हम ये कह सकते हैं कि मनी सप्लाई एक्सपेंड हो रहा है। ठीक है, एक्सपेंड। ठीक है, एक्सपेंशन हो रहा है मनी सप्लाई का। इसका मतलब हो जाता है कि जो मनी सप्लाई था वो इंक्रीज हो रहा है। अब थोड़ा सा ना चीजों को रिकॉल करो, नोट्स पलट के देखो, कॉपी के पेज पलट के देखो, ये याद करो, ये देखो, सोचो कि मनी सप्लाई कहां पड़ता है। क्योंकि अगर मैं यहाँ पे आपसे डायग्रामेटिकली बात करता हूं तो आउटपुट एंड प्राइस, ये एग्रीगेट डिमांड, ये एग्रीगेट सप्लाई और ये एग्रीगेट डिमांड। ठीक है, और ये हमारा इक्विलिब्रियम प्राइस आ गया P1 और ये Y1 या YF आप कह सकते हो। अब ये देखो कि मनी सप्लाई था क्या, था कहां पर? जब हम लोग एग्रीगेट सप्लाई को डिराइव कर रहे थे तो हमने किस चीज का इस्तेमाल किया था? हमने इस्तेमाल किया था लेबर मार्केट का। और लेबर मार्केट को डिस्कस करते हुए हमने कहीं पर भी मनी वर्ड यूज नहीं कराता था। इसका मतलब होगा कि जो हमने एएस को डिराइव किया, एएस को जो वर्टिकल प्रूफ किया, उस पूरे प्रोसेस में हमने कहीं पर भी मनी सप्लाई की बात नहीं करी थी। तो हमारा एएस की शिफ्टिंग मनी सप्लाई की वजह से रूल आउट हो जाती है। ठीक है, एक बात हो गई क्लियर। दूसरी चीज है, अभी मान के रखिएगा, क्योंकि जब हम मनी सप्लाई की बात कर रहे हैं तो मनी सप्लाई को डिराइव करते हुए हमने फिशर्स आइडेंटिटी का यूज किया था। अब इक्वेशन भी लिख सकते हैं। एडी की जो इक्वेशन थी दैट वाज पी इज इक्वल्स टू एम वी अपॉन में वाई। याद आ गया होगा आपको, P इज इक्वल्स टू एम वी अपॉन में वाई। तो आप देखेंगे ये P एंड Y का रिलेशनशिप था जो ऐसे बनी हुई थी। यहाँ पे जो टर्म आया M, दैट इज द मनी सप्लाई। ये जो M है, इसी चीज को हम लोग क्या बोलेंगे? मनी सप्लाई। अगर ये मनी सप्लाई बढ़ता है, जो कि मैंने यहाँ पे बढ़ाया था,
तो उससे क्या होगा, हमारा एडी कर्व शिफ्ट शिफ्ट टू वेयर, ध्यान रखना ये डाउनवर्ड स्लोपिंग कर्व है, शिफ्ट टू अप। ठीक है, तो ये क्या होगा, थोड़ा सा अपवर्ड शिफ्ट हो जाएगा। तो इसका मतलब ये होगा कि मनी सप्लाई की वजह से एडी कर्व शिफ्ट टू अप, बट एएस कर्व डजंट चेंज। अब आप बोलोगे सर क्यों, क्यों चेंज नहीं हो रहा, डजंट चेंज, क्यों चेंज नहीं हो रहा? वो इस वजह से चेंज नहीं हो रहा क्योंकि जो एएस कर्व होता है वो किस पे डिपेंड करता है, वो लेबर मार्केट पे डिपेंड करता है, और मनी सप्लाई की वजह से लेबर मार्केट में कोई भी इंपैक्ट नहीं पड़ेगा। देयर इज नो एनी इंपैक्ट ऑफ द इंक्रीज इन मनी सप्लाई ऑन द लेबर मार्केट। क्लियर? तो इसका मतलब होगा, हम लिख सकते हैं बट एएस कर्व डजंट चेंज बिकॉज due to change in money supply, labor market remains unchanged. Labor market remains unchanged. ध्यान रखना गाइस, मैं आपके नोट्स बनवा रहा हूं, मेरे साथ पढ़ते भी रहो, और जो जो चीजें मैं आपको बता रहा हूं उनको नोट भी करते रहो। जो नोट्स आपके खुद के बन जाएंगे वो दुनिया के सबसे बेहतरीन नोट्स होंगे। ठीक है, तो आपने क्या समझा कि हमारा सिर्फ एडी अफेक्ट होगा, हमारा सिर्फ एडी में बदलाव आएगा, लेकिन उसकी वजह से एएस में कोई भी चेंज नहीं आएगा। लेकिन लेकिन बात यहाँ पे रुकेगी नहीं। अब क्यों, अब देखेंगे, अब समझना। हमने बोला कि मनी सप्लाई बढ़ गया, जिससे क्या हुआ, आपका एडी शिफ्ट हो गया। अब दो ऑप्शंस थे, समझिएगा यहाँ पे। अगर मैं बोलता हूँ एट दी एग्जिस्टिंग प्राइसेस, तो हमारे पास वाई फुल एम्प्लॉयमेंट आगे शिफ्ट होगा। टेक्निकल पर सोचिएगा कि इसको आगे शिफ्ट होना है, बट ये हम एक कंसेप्ट मान के चलते हैं, क्योंकि लेबर मार्केट मनी सप्लाई की वजह से चेंज नहीं होगा, और मनी सप्लाई की वजह से चेंज नहीं होगा, तो एएस भी चेंज नहीं होगा। ये भले ही इधर आएगा, लेकिन बिकॉज क्योंकि हम लोग अपनी रिसोर्सेज को फुल्ली यूटिलाइज कर चुके हैं, तो ये ऑटोमेटिकली पहले ये यहां जाएगा, फिर ये रियलाइज होगा कि इट इज इम्पॉसिबल टू प्रोड्यूस मोर देन फुल एम्प्लॉयमेंट, तो हम वापस इधर आएंगे। यानी हमारे पास में सप्लाई नहीं है, डिमांड ज्यादा है, देयर इज एक्सेस डिमांड बट लेस सप्लाई, तो उसकी वजह से क्या होगा, आपका प्राइस इंक्रीज हो जाएगा, यानी P1 से बढ़ के P2 हो जाएगा। ठीक ठीक है, ठीक है। तो अब इस चीज को समझिएगा कि आपका यहाँ पे प्राइस इंक्रीज हो गया, क्योंकि हम लोग अपने रिसोर्सेज को फुल्ली यूटिलाइज कर चुके हैं। अच्छा, ये जो बात है ना कि हम रिसोर्सेज को फुल्ली यूटिलाइज कर चुके हैं, अभी माइक्रो इकोनॉमिक्स में टॉपिक आएगा जर्नल इक्विलिब्रियम, ठीक है, एक्सचेंज इकोनॉमी। ये बात आप वहां पे समझोगे कि कैसे इकोनॉमी के अंदर जब रिसोर्सेज फुल्ली यूटिलाइज हो जाती थी, तो हम कैसे अपनी कम्युनिटीज को नहीं बना पाते थे। ये सब चीजें हम लोग आगे पढ़ेंगे, मौका मिलेगा हमें पढ़ने का, जरूर पढ़ेंगे हम सब चीजों को। राइट, चलिए, तो यहां तक मेरी बात समझ में आ गई। लेकिन बात यहाँ पे रुकी नहीं थी, जो कि मैं आपको बता रहा था थोड़ी देर पहले, कि बात यहाँ पे रुकी नहीं है, क्योंकि जब प्राइसेस इंक्रीज हुए, जब P1 से P2 गया, तो थोड़ी सी उथल पुथल हुई, कहीं तो हुई, कहां हुई, लेबर मार्केट में हुई। आप याद करो, जब मैंने आपको एएस को डिराइव कराया था, तो एएस को डिराइव कराने का टेक्निक ही या रीजन ही वहां पे प्राइसेस था। ठीक है, तो अब अगर आपको याद हो तो हमने ये डिस्कस किया था, तो मैं वो भी डिस्कस करूंगा कि मॉनेटरी पॉलिसी की वजह से डेफिनेटली मनी सप्लाई चेंज होगा, और उसकी वजह से एडी चेंज होगा। लेकिन उसकी मनी सप्लाई की वजह से लेबर मार्केट तो चेंज डेफिनेटली नहीं होने वाली, पर प्राइस के बढ़ने से थोड़ा बहुत तो इंपैक्ट पड़ेगा। हम ये मान के चल सकते हैं कि ड्यू टू इंक्रीज इन प्राइस देयर इज ऑल्सो इम्पैक्ट, देयर इज ऑल्सो चेंजेस इन द लेबर मार्केट। लेकिन वो चेंजेस भी हमारी इकोनॉमी में ज्यादा इंपैक्ट नहीं डाल पाएंगे, उनकी होने की वजह से भी आपका जो एएस है उसमें फर्क नहीं पड़ेगा। उसका रीजन ये रहेगा कि ये ना इमीडिएट चेंजेस आएंगे, इमीडिएट चेंजेस। क्यों? देखिए, प्राइसेस इंक्रीज हुए, जैसी प्राइस बढ़े, कॉरस्पॉन्डिंगली वेजेस भी बढ़ गई। इमीडिएट देयर इज अ वेज प्राइस फ्लेक्सिबिलिटी। हम ये मान के चलेंगे कि देयर इज अ इमीडिएट इंपैक्ट, देयर इज एन इमीडिएट इंपैक्ट of increase in price, increase in price
किस पर? ऑन लेबर डिमांड एंड लेबर सप्लाई। देखिए अगर प्राइस इंक्रीज करेगा तो लेबर डिमांड विल शिफ्ट, ये इंक्रीज करेगी एंड इट विल शिफ्ट टू अप। ठीक है, लेबर डिमांड अपवर्ड शिफ्ट हो जाएगी जैसी प्राइस हुआ, लेकिन जैसी प्राइस हुआ था साथ साथ आपकी लेबर सप्लाई बैकवर्ड शिफ्ट हो जाएगी, मतलब आप मान के चलेंगे शिफ्ट लेफ्ट। ठीक है, बैकवर्ड शिफ्ट हो जाएगी। और एक बात ध्यान रखना, ये कब तक होती रहेगी इनके शिफ्टिंग? ये तब तक होती रहेगा टिल आपका फुल एम्प्लॉयमेंट अटेन ना हो जाए। एक बात और, प्राइस एग्जैक्टली यहां तक नहीं पहुंचेंगे, पहले प्राइस यहां होगा, यहां होगा, यहां होगा, यहां होगा। प्राइस कब तक बढ़ता रहेगा? जब तक जो मनी सप्लाई इंक्रीज हुआ है उसका इंपैक्ट एग्जॉस्ट ना हो जाए। ठीक है, तो वापस हम लोग यहां पर आ जाएंगे अपने फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल पर, और प्राइस ये आ जाएगा। और प्राइस की वजह से अगर लेबर मार्केट में इंपैक्ट पड़ेगा तो उससे लेबर डिमांड भी चेंज होगा, लेबर सप्लाई भी चेंज होगा, जिसकी वजह से हम ये बोल पाएंगे कि एक्चुअल में आउटपुट में कोई बदलाव नहीं रहेगा। यही वो स्टेटमेंट है जहां पे हम लोग बोलते हैं कि इन द प्योर क्लासिकल मॉडल मॉनेटरी पॉलिसी इज फुली इन इफेक्टिव। ये बहुत इंपॉर्टेंट नोट है क्या? that is in pure classical model, in pure classical model, in pure classical model monetary policy is fully ineffective, is fully ineffective। monetary policy जो होगी फुली इनइफेक्टिव होगी, उसका कुछ भी इंपैक्ट यहाँ पर नहीं पड़ेगा। और कुछ इकोनॉमिक्स इस चीज को क्या नाम देते हैं? वो बोलते हैं न्यूट्रलिटी ऑफ मनी। न्यूट्रलिटी ऑफ मनी यानी मनी की वजह से कुछ भी इंपैक्ट नहीं पड़ा, मनी जो है वो न्यूट्रल है। बहुत बढ़िया बात बोली थी क्लासिकल थ्योरिस्ट ने कि गवर्नमेंट मतलब सेंट्रल बैंक की वजह से अगर मनी में बदलाव किया जाता है इकोनॉमी को बैलेंस करने के लिए, तो उनका जो भी इंपैक्ट होगा उसकी वजह से आपका वाईएफ बिल्कुल भी चेंज नहीं होगा। ठीक है, तो एक तो ये बात आपने बहुत अच्छे से समझ ली। मैं आपको दो स्टेटमेंट दूंगा जिनके बेसिस पे क्वेश्चन फ्रेम डेफिनेटली होगा। पहला कि मॉनेटरी पॉलिसी इज फुली इन इफेक्टिव, कमेंट ऑन दिस स्टेटमेंट, एक ही क्वेश्चन हो सकता है। दूसरा, इन इफेक्टिव वाली बात को एक तरीके से और लिख सकते हो आप, मनी इज न्यूट्रल इन प्योर क्लासिकल मॉडल। जो हमारी प्योर क्लासिकल मॉडल है उसके अंदर जो मनी होगा बेटा वो कैसा होगा? वो कंप्लीटली न्यूट्रल होगा। प्रूफ आपके सामने है कि मनी सप्लाई बढ़ते ही कुछ भी हुआ, इतना सब कुछ हुआ, लेकिन हमारा आउटपुट वही का वही है जो पहले था। ठीक है, समझ में आया नहीं है मेरी बात आपको? अच्छे से समझो, जितनी बातें मैंने आपको लिखवाई हैं, बहुत बढ़िया बढ़िया नोट्स बना रहा हूं। इवन स्टूडेंट मुझसे पूछते भी हैं कमेंट कर करके, सर जो आप पढ़ा रहे हो वो कौन सी बुक से है? अगर हमें खुद पढ़ना हुआ तो कौन सी बुक से पढ़े? बहुत लंबी लिस्ट है बुक्स की। ठीक है, बट मैं आपको फिर भी एक किसी जब ये टॉपिक्स मेरे हो जाएंगे तो मैं आपको डेफिनेटली उन बुक्स के नाम बताऊंगा। ठीक है, तो बहुत लंबी लिस्ट है, वो फायदा कुछ नहीं है। अब परेशान होगी इतने सारा बुक्स को स्टडी करने में, जितनी चीजें मैं आपको लिखवा रहा हूँ वही ना। ठीक है, तो कॉपी पेस्ट करिए इसको जल्दी से, मैं हट जाता हूँ सामने से। अब मैं इसको रफ कर रहा हूँ, आपने नोट कर लिया होगा। ठीक है, मैं हम इसको रफ कर देते हैं। अब जो हम डिस्कस करेंगे, अब डिस्कस करेंगे फिस्कल पॉलिसी। बहुत इंपॉर्टेंट बात करूंगा मैं अभी आपसे, तो जल्दी से पेज पलट लीजिए और न्यू हेडिंग लिखिएगा, फिस्कल पॉलिसी। अच्छा, जब तक मैं इसको रफ कर रहा हूं तब तक आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए कि फिस्कल पॉलिसी में क्या होता है, गवर्नमेंट कौन से पैरामीटर को चेंज करती है, जल्दी से बताइए। चलिए, मैंने तो रफ कर भी दिया, देखता हूँ कमेंट किन किन लोगों के आए। ठीक है, चलो आपने नहीं करा हो तो प्लीज बता दीजिएगा। फिस्कल पॉलिसी, राइट। देखिए, जब भी हम लोग बात करते हैं फिस्कल पॉलिसी की, तो ये गवर्नमेंट का टूल होता है इकोनॉमी में जो है पैरामीटर, इकोनॉमी के अंदर वेरिएबल्स को बदलने का। ठीक है, तो जैसे जैसे हमको पता है फिस्कल पॉलिसी होगी तो इसका मतलब होगा कि जी का चेंज होना, यानी या फिर गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर्स। ठीक है, गवर्नमेंट
एक्सपेंडिचर्स। अब वो जनरली हम लोग मान लेंगे, एग्जांपल मान लेंगे दैट इज जी इंक्रीज हो रहा है। क्या हो रहा है बेटा? गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर्स इंक्रीज हो रहे हैं। अब पहले तो ये इमेजिन करो कि गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर इंक्रीज हो रहे हैं, यानी गवर्नमेंट जो है खर्चे ज्यादा फेस कर रही है। अगर गवर्नमेंट खर्चे ज्यादा फेस कर रही है और उनके रेवेन्यू लिमिटेड है, तो वो अपने खर्चों को फाइनेंस कहां से करवाएगी? वो फाइनेंस कहां से कराएगी? बस ये सोचो आप लोग, क्या गवर्नमेंट के खर्चों का एग्रीगेट डिमांड पर कोई इंपैक्ट पड़ेगा? नहीं पड़ेगा, क्योंकि एग्रीगेट डिमांड किस पे डिपेंड कर रहा था? ओनली ऑन मनी सप्लाई, राइट? आई एम टॉकिंग अबाउट द प्योर क्लासिकल मॉडल। अगर मैं आपसे एडी इक्वेशन की बात करूंगा तो एडी इक्वेशन होती है P इज इक्वल टू mv अपॉन में y। क्या यहाँ पे आपको जी दिख रहा है? गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर दिख रहा है? नहीं दिख रहा है। और अगर मैं एएस की बात करूंगा तो एएस के अंदर मैं लेबर डिमांड एंड लेबर सप्लाई की बात कर रहा हूं। मुझे बताओ कि लेबर डिमांड और लेबर सप्लाई की वजह, लेबर डिमांड लेबर सप्लाई में कहीं पर भी आपने सुना था गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर के बारे में, जी के बारे में? नहीं। इसका मतलब यह होगा कि एडी भी अनअफेक्टेड है, एएस भी अनअफेक्टेड है। इसका मतलब आपकी इकोनॉमी के अंदर जो एएस रहेगा वो भी बदलेगा नहीं, और जो एडी रहेगा उसमें भी कोई बदलाव नहीं आएगा। देन यू ऑलवेज बी एट योर इक्विलिब्रियम वैल्यू। ठीक है, आप हमेशा इस वाली वैल्यू पर रहेंगे। इतने बात बताओ, मैं फिर से अपनी बात को रिपीट करता हूं। देखो, बात ये हो रही है कि फिस्कल पॉलिसी की वजह से इकोनॉमी के आउटपुट पे क्या इंपैक्ट पड़ेगा। सबसे पहले आप ये समझ लो कि इकोनॉमी के आउटपुट पे कोई इंपैक्ट नहीं पड़ेगा, ना प्राइस पे किसी प्रकार का इंपैक्ट पड़ेगा। आप सोचोगे यही कहीं से, ये आई से कि जब आप एडी की बात करते हो तो P इज इक्वल टू mv अपॉन वाई है। ये एडी की इक्वेशन है, यहाँ पे कहीं पर भी जी नहीं है। तो अगर जी का चेंज होता है, एक्सपेंडिचर गवर्नमेंट की इन्वॉल्वमेंट होती है, तो उससे एडी तो बिल्कुल भी चेंज नहीं होगा। क्लियर है? एक मेरी बात ये। दूसरा, जब आप एएस को डिराइव कर रहे थे तो आप लेबर डिमांड लेबर सप्लाई की बात कर रहे थे। मैंने बार बार आपको बोला है कि आप इस लेक्चर को देखने से पहले, जो मैंने इसके 4 लेक्चर्स ऑलरेडी डिस्कस कर दिए, लेक्चर 1 2 3 4, पहले वो जरूर देख लीजिएगा। ठीक है, अगर आप डायरेक्ट इसको देखोगे तो कहीं ना कहीं दिक्कतें आएंगी। ठीक है, तो आप ये देख सकते हैं एएस में लेबर डिमांड लेबर सप्लाई। अब लेबर डिमांड कैसे डिराइव हो रहा था? आपको पता है, फर्म्स करती थी लेबर की जो डिमांड होती थी। ठीक है, फर्म्स को लेबर चाहिए होती थी, वो सब कुछ हमने स्टडी किया था। ठीक है, और वो डाउनवर्ड स्लोपिंग होगा, एम्प्लॉयमेंट आएगा, एवरीथिंग। तो एएस में कोई जी की बात नहीं हुई, एडी में कोई जी की बात नहीं। इसका मतलब आवर इक्विलिब्रियम विल बी अनअफेक्टेड। तो ये तो बात पहले ही हो जाती है कि फिस्कल पॉलिसी की वजह से, अगेन फिस्कल पॉलिसी इज फुली इनइफेक्टिव। ठीक है, फिस्कल पॉलिसी जैसे मॉनेटरी पॉलिसी इनइफेक्टिव थी, कंप्लीटली इनइफेक्टिव थी, ऐसे ही फिस्कल पॉलिसी भी कंप्लीटली इनइफेक्टिव रहेगी। अब आप सोचोगे फिर ये डिस्कस क्यों कर रहे हैं हम लोग? हाँ, डिस्कस करेंगे क्योंकि इससे जो मार्केट अफेक्ट होगी वो होगी मार्केट हमारी, क्या बताओ, रिकॉल करो, लोनेबल फंड मार्केट। अभी हमने कुछ टाइम पहले एक क्लास पहले डिस्कस किया था लोनेबल फंड मार्केट के बारे में। वो अफेक्ट होगी, इंटरेस्ट रेट अफेक्ट होगा। देखो कैसे, पैसे, इतने बात समझ में आ गई आपको? अब हम इसके बारे में एक्चुअली पढ़ते हैं कि ये एक्चुअली है क्या कंसेप्ट। देखिए, अगर जी बढ़ता है तो जी को हमें देखना पड़ेगा कि जी था कहाँ। ये था लोनेबल फंड मार्केट में। लोनेबल फंड मार्केट अफेक्ट होगी, क्योंकि देखो, जब अगर जी बढ़ेगा तो जी के बढ़ने से गवर्नमेंट नीड फंड। तो गवर्नमेंट क्या होगा? गवर्नमेंट नीड फंड। गवर्नमेंट को पैसे की जरूरत है, और जब गवर्नमेंट को पैसे की जरूरत है तो आप ये कह सकते हो कि हमारा लोनेबल फंड डिमांड कर्व विल शिफ्ट। मतलब पहले तो वो इंक्रीज करेगा एंड इट विल शिफ्ट टू वेयर? टू अप। मैं काम कर रहा हूं, मैं इस वाले एरिया को रफ कर रहा हूं और यहाँ पे लोनेबल फंड मार्केट का डायग्राम बना रहा हूँ। ठीक है, मैं इसको रफ कर रहा हूँ। ठीक है, आप ये वीडियो पॉज करके इसको नोट कर लीजिएगा इतनी बात पर, और इसका डिस्कशन अभी आगे भी होगा। तो मैंने पहले से थोड़ा सा आपको समझा दिया, इसको मैं रफ कर रहा हूँ और मैं यहाँ पे लोनेबल फंड मार्केट को ड्रॉ कर रहा हूँ कंप्लीटली। ठीक है, तो आप ये देखिएगा, तो ये हो गया आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट, ये हो गया लोनेबल फंड, ये हो गया आपका लोनेबल फंड डिमांड कर्व। ठीक है, और ये हो गया आपका लोनेबल फंड
सप्लाई कर, ठीक है, लोनेबल फंड डिमांड कर, लोनेबल फंड सप्लाई कर, और यहाँ पे एक आपका आ गया इक्विलिब्रियम वैल्यू दैट इज आर स्टार, और ये हो गया आपका इक्विलिब्रियम लोनेबल फंड। इतनी बात समझ में आती है आपको मेरी? तो जब मैंने बोला, अब देखो मैं आपको ये भी बताना चाहता हूँ, कहीं पर जगह देखकर देखो, जब मैंने लिखा ना लोनेबल फंड, किधर 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 किधर, चलो मैं इधर बताता हूँ, इधर मैं लिख रहा हूँ, जब हम कहते हैं डिमांड फॉर लोनेबल फंड, तो कौन लोग होते हैं डिमांड करने वाले फंड की? दो लोग होते हैं, एक फर्म्स होती है जिनको पैसा चाहिए था फॉर इन्वेस्टमेंट। तो लोनेबल फंड की जो डिमांड है वो क्या है? इन्वेस्टमेंट है, इन्वेस्टमेंट के लिए चाहिए होता है, प्लस गवर्नमेंट अपने एक्सपेंडिचर्स के लिए रखती है, ठीक है। तो ये आई प्लस का जी है, राइट। अब हम कहते हैं कि गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर बढ़ रहे हैं, देखो गवर्नमेंट के अगर खर्चे बढ़ रहे हैं तो ये क्लियर कट बात है कि गवर्नमेंट अपने खर्चों को फाइनेंस यहीं से करेगी, लोनेबल फंड मार्केट से करेगी। तो वो बढ़ते ही हमारा एलडी बढ़ गया, एलडीएफ यानी लोनेबल फंड डिमांड बढ़ गया। जैसे ही इंक्रीज करा हमारा लोनेबल फंड डिमांड शिफ्ट हो गया अपवर्ड, यानी मान लो इधर कहीं शिफ्ट हो गया, लोनेबल फंड डिमांड डैश, ठीक है, ये अपवर्ड शिफ्ट हो गया, राइट, ये आगे की तरफ शिफ्ट हो गया। अब हुआ क्या, देखो अभी इनिशियल लेवल पे मान लो किसी को उधार चाहिए होता है, गवर्नमेंट को उधार चाहिए था, तो गवर्नमेंट किस इंटरेस्ट रेट पे उधार लेने निकली थी? वो इस वाले इंटरेस्ट रेट पे उधार लेने जो है निकली थी, यानी एट द एग्जिस्टिंग इंटरेस्ट रेट। होगा क्या यहां पर, एक्चुअली में ये डिमांड होगी पैसे की, ठीक है, फंड की डिमांड ये होगी। बट जैसे लोनेबल फंड की डिमांड अप हुई तो क्या हुआ, हमारा फंड जो है, आवर फंड बिकम्स कॉस्टलियर, बिकम्स कॉस्टलियर, यानी वो महंगा हो गया, पैसे की वैल्यू बढ़ गई। सोचो ना, गवर्नमेंट करिए पैसे दे दो, पैसे दे दो, पैसे दे दो, अरे बाबा भगवान के नाम पे दे दे पैसा, अल्लाह के नाम पे दे दे पैसा, तो पैसा मांगा जा रहा है, और जब पैसा मांग रहे हैं तो ऑब्वियसली बात है पैसे की वैल्यू बढ़ रही है। अब जब पैसे की वैल्यू बढ़ रही है तो क्या हो रहा है दोस्तों, रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ेगा नहीं बढ़ेगा, क्योंकि जो पैसे की वैल्यू होती है, पैसे की कॉस्ट होती है, वो रेट ऑफ इंटरेस्ट होती है, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ेगा। इसकी वजह से क्या होगा, देखो रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ किसकी वजह से रहा है, गवर्नमेंट की वजह से, लेकिन वो बढ़ कहां पर रहा है, मार्केट के अंदर रहा है। मार्केट में कितने और लोग हैं, फर्म्स भी हैं, दो लोग हैं, एक गवर्नमेंट एक फर्म है, गवर्नमेंट की वजह से इंटरेस्ट रेट बढ़ रहा है, लेकिन लेकिन मार्केट का इंटरेस्ट रेट बढ़ रहा है, जिसकी वजह से जो दूसरे लोग हैं, फर्म से जो उधार लेती थी, वो भी हाई इंटरेस्ट रेट फेस कर रहे हैं, वो भी हाई इंटरेस्ट रेट फेस कर रहे हैं, जिसकी वजह से क्या होगा, कुछ कुछ लिमिटेड कुछ लिमिटेड और इन्वेस्टर्स जो है वो मार्केट छोड़ के जाना शुरू कर देंगे। जैसे मैं ही हूं, आप गवर्नमेंट हो, मैं फर्म हूं, आपकी वजह से इंटरेस्ट रेट बढ़ गया मार्केट का, तो आप तो बेयर कर लोगे, बिल्कुल करोगे बियर, बट मैं थोड़ी करूंगा बियर, मैं कहूंगा यार मैंने तो डिमांड बढ़ाई नहीं, तो मेरे लिए क्यों बढ़ रहा है। होता है ना कभी कभी मार्केट में कोई कमोडिटी का प्राइस एकदम बढ़ जाता है, आप कहते भैया ये कैसे हो गया, तो फिर पता लगता है कि यार अचानक से ना कुछ एक्सटर्नल फैक्टर्स की वजह से इसका प्राइस बढ़ गया, एक्सटर्नल फैक्टर्स, ठीक है। तो क्या होगा कि आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ेगा बढ़ेगा बढ़ेगा, लेकिन उसके बढ़ने की लिमिट होगी, वो कहां तक बढ़ेगा, वो अपने इस वाले देखो एक्स, ये क्या होगा, ये इसलिए भी होगा क्योंकि यहाँ पे एक्सेस डिमांड होगी, ठीक है, यहाँ पर आप बोलोगे दैट इज देयर इज अ एक्सेस लोनेबल फंड डिमांड होगी यहाँ पे, ठीक है, फंड की डिमांड ज्यादा होगी, तो वो कब तक रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ेगा, जब तक वो अपनी सप्लाई को पूरा ना कर दे, कब तक, वो यहां तक बढ़ेगा। तो टेक्निकली हम लोग वहां ना जाकर हम लोग यहाँ पे आपके रुकेंगे, दैट इज एल एफ डबल स्टार, ठीक है, एल एफ डबल स्टार पे हम आके रुकेंगे। तो हमारी इकोनॉमी के अंदर रेट ऑफ इंटरेस्ट तो बढ़ेगा जरूर, लेकिन हमारा लोनेबल फंड डिमांड थोड़ा सा कम हो जाएगा, और वो किन लोगों का कम होगा, मैं आपको बताना चाहता हूं, ड्यू टू इंक्रीज इन इंटरेस्ट रेट सम borrowers left the market, left the market, ठीक है। अच्छा उन्हें क्या कहते हैं वो तो अभी हमारे डिस्कशन का पार्ट नहीं है, ठीक है, लेकिन फिर भी हमारी इकोनॉमी में ये चीजें कम हो जाएंगी, तो फंड की डिमांड यहाँ पे कम हो जाएगी। मेरी यहाँ तक की बात आपको समझ में आ गई? तो ये हमारी लोनेबल फंड मार्केट अफेक्ट होगी ड्यू टू चेंज इन
जी यानी गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। नाउ द इम्पोर्टेंट क्वेश्चन इज दैट हाउ आवर मार्केट आउटपुट या इकोनॉमिक आउटपुट अफेक्ट, जो कि मैंने आपको सबसे पहले बता दिया था कि वो अफेक्ट नहीं होगा। ठीक है, अब उसके बारे में मैं एक बार और शॉर्ट में थ्योरेटिकल और डायग्रामेटिकली आपसे डिस्कस करूंगा। सबसे पहले आप इसको नोट कर लीजिए, कृपया आप कॉपी में इसको छाप लीजिए अच्छे से। मैं एक बार हट जाता हूँ यहाँ से, पूरा बोर्ड देखिए, मेहनत कर रहा हूँ आप लोगों के साथ में, और एक लेक्चर बनाने के लिए मुझे 2 दिन लगते हैं। आप सोचोगे तो 2 दिन क्यों लगते हैं, ये तो 1 घंटे का लेक्चर है, 40 मिनट का लेक्चर है। नहीं, जितनी बातें मैं आपको पढ़ा रहा हूँ मल्टीपल प्लेसेस से, बहुत सारी जगहों से मैं इकट्ठा करता हूँ, उन पर रिसर्च करता हूँ और ये देखता हूँ। और जहां अगर किसी बुक का रेफरेंस है, जैसे मैंने एग्जांपल दूं, ये क्लासिकल मॉडल है, क्लासिकल थ्योरी को पढ़ते हुए हमें सबसे बड़े नाम आता है एडम स्मिथ का। एडम स्मिथ की पूरी बुक मैंने पढ़ दी, द वेल्थ ऑफ नेशन, इस टॉपिक को पढ़ाने के लिए। क्यों? मैं ये चाहता हूं कि मुझसे कोई मिस्टेक ना हो जाए, क्योंकि ध्यान रखना, आपका ट्रस्ट बन रहा है मुझ पर, और अगर आपका ट्रस्ट बन रहा है मुझ पर या किसी पर भी, तो जिम्मेदारी हम ही लोगों की है कि हम आप तक सही जानकारी पहुंचाएं। बस आप इतना कर दिया करें, आप वीडियो को देखते हैं लाइक कर दिया करें, शेयर करा करें, और अगर आपने सब्सक्राइब नहीं कर रखा है खुद भी करें चैनल को सब्सक्राइब, और अपने फ्रेंड्स को भी कहें। उसका फायदा मैं आपको बता रहा हूं, उसका 1 मिनट लेके मैं आपको उसका फायदा बता रहा हूं। हो सकता है कि आप इसको अपने एंजॉय के लिए पढ़ रहे हो, अपनी नॉलेज के लिए पढ़ रहे हो, लेकिन हमारे भारत में ऐसे न जाने कितने सारे स्टूडेंट हैं, कितने सारे एस्पिरेंट हैं जो पढ़ना चाहते हैं इकोनॉमिक्स जैसे सब्जेक्ट को। और आपको पता है इकोनॉमिक्स बहुत महंगी है, अगर आप इकोनॉमिक्स की क्लास लेने जाते हैं बड़े बड़े इंस्टीट्यूट्स में, बहुत महंगी है, क्योंकि बहुत लिमिटेड लोग पढ़ा रहे हैं। ठीक है, और इस तरीके से पढ़ा रहे हैं, नहीं ले पाते वो कोचिंग। मेरा उद्देश्य यही है कि अगर आपकी वजह से हम मोटिवेट हो गए, क्योंकि आप लाइक करोगे, शेयर करोगे, कमेंट करोगे, सब्सक्राइब करोगे, ऑटोमेटिकली हम मोटिवेट होंगे, हम इस पे ऐसे ही काम करते रहेंगे। आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, इस साल नहीं तो अगले साल, या 2-3 साल बाद हो सकता है कि हमारा किया गया काम वीडियोस पर, पढ़ाई पर, वो ना जाने कितने लोगों तक पहुंच जाए। और भारत एक ऐसा देश जिस जहाँ पे इतनी ज्यादा जनसंख्या, पॉपुलेशन आई है, तो हम ये बिल्कुल नहीं नकार सकते कि नहीं किसी को जरूरत नहीं है। जरूरत है, जरूरत सबको है। ठीक है, आप प्लीज इसको नोट करिए। ठीक है, मैं हट जाता हूँ सामने से। ठीक है, चलिए मैं इसको रफ कर देता हूँ अब। आपने वीडियो पॉज करके नोट कर लिया होगा, ये मैं कंप्लीट रफ कर रहा हूँ, ये वाला एरिया। ठीक है, चलिए देखिए, बात ये हो रही है यहाँ पर कि हमारे एडीएस पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। वो तो मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि एडीएस पे किसी भी प्रकार का कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा, लेकिन समझने वाली बात यह है कि क्यों नहीं पड़ेगा। क्वेश्चन तो यही है ना, क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन यही है कि इम्पैक्ट, मतलब हम कह रहे हैं कि इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा, बट क्यों नहीं पड़ेगा ये तो पूछा जा रहा है आपसे। देखिए, अब ऐसा समझिएगा, हमने बोला कि जी हमारी इकोनॉमी में जो एग्रीगेट एक कंसेप्ट होता है, एग्रीगेट एक्सपेंडिचर। क्या होता है? एग्रीगेट एक्सपेंडिचर। ठीक है, ये जो होता है ये इज इक्वल टू होता है सी प्लस आई प्लस जी। वैसे तो ये प्योर क्लासिकल्स के अंदर इग्नोर कर दिया गया था कंसेप्ट, लेकिन क्योंकि अब हम ये अब पढ़ रहे हैं पुरानी चीजों, हमें सारी चीजें पता है, मैंने तो सारी थ्योरी पढ़ रखी है, तो थोड़ा सा मैं ये पुराना वाला कंसेप्ट आपसे मैच कर रहा हूँ, थोड़ा सा केनेजियन कंसेप्ट। ये केन्स थ्योरी के व्यूज है, थोड़े से मैं यहाँ पे डिस्कस कर रहा हूँ। और केन्स ने इस चीज को समझाया, केन्स की जो बुक है द थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इन्फ्लेशन एंड मनी, ठीक है, उसके बारे में मैं आपसे बात कर रहा हूँ थोड़ी सी। देखिए, ये बताया गया कि अगर जी बढ़ता है, तो ये तो कंसेप्ट क्लियर है कि हमारी इकोनॉमी का एग्रीगेट एक्सपेंडिचर चेंज नहीं होगा। तो क्वेश्चन इज दैट इसका बढ़ने वाला गया कहां पर? तो देखिएगा, जो ये बढ़ा उसका इंपैक्ट 2 जगह पड़ा। उसका इंपैक्ट एक तो पड़ा यहां पर और एक पड़ा यहां पर। आप सोचोगे कैसे? वो ऐसे, क्योंकि जब मैंने ये कहा था कि ड्यू टू शिफ्टिंग ऑफ लोनेबल फंड डिमांड, तो हमारा, जैसे आपने बोला, लोनेबल फंड डिमांड इंक्रीज हो गया था, तो उसकी वजह से क्या हुआ था? रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ गया। तो जब रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ गया था दोस्तों, तो इसकी वजह से इंपैक्ट क्या हुआ? लोगों ने सेविंग करना शुरू कर दिया था। हाउस होल्ड हाउस होल्ड स्टार्ट टू सेव मोर। ठीक है, तो क्या हुआ? इकोनॉमी के अंदर सेविंग्स इंक्रीज होने लगा। एक बात बताओ, अगर हम सेविंग्स बढ़ाएंगे तो क्या नहीं करेंगे? अब सोच के बताओ जरा। मतलब मैं अगर 100 रुपए जैसे मैंने कमाए और मुझे खर्च करने हैं, जैसे हम लोग अपना
जैसे हम लोग अपना बिजनेस भी करते हैं, जैसे हम कमाते हैं तो हम मान के चलते हैं कुछ पैसा हमें घर में खर्च करना है, कुछ पैसा हमें इन्वेस्ट करना है और कुछ पैसा हमें सेव भी करना है। सेविंग्स को भी हम लोग खर्चा मान के चलते हैं। तो सेविंग्स बढ़ जाएंगी, जब सेविंग बढ़ेंगी तो ऑटोमेटिकली हमारी कंजम्पशन कम होगी और हमारी इन्वेस्टमेंट भी कम होगी। ध्यान रखना, हम कंजम्पशन भी करना बंद कर देंगे और इन्वेस्टमेंट भी करना बंद कर देंगे। आप इसको ऐसे भी समझ सकते हो, क्योंकि एग्रीगेट एक्सपेंडिचर कांस्टेंट रहेगा तो जी के बढ़ने से आई भी बढ़ेगा और सी सॉरी आई भी कम होगा, सी भी कम होगा। यानी जितना भी इंक्रीमेंट हुआ था, मैं आपको बताना चाहता हूं, एंटायर इंक्रीज ऑफ गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, इंक्रीज इन गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर cancel out by decreasing consumption and investment। ठीक है। एंड इसके अलावा आप समझ सकते हैं कि हमारी इकोनॉमी में एडी कर्व डजंट चेंज ड्यू टू चेंज इन जी। तो एडी अनअफेक्टेड, सिमिलरली एएस का डजंट चेंज ड्यू टू चेंज इन जी। तो एएस पे भी किसी भी प्रकार का इंपैक्ट नहीं पड़ेगा और हमारा एडी एस जो रहेगा वो सेम एज इट इज रहेगा। तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग पार्ट था जो मैंने आपसे भी डिस्कस किया। हमारा एडी भी सेम रहेगा, एएस भी सेम रहेगा, हमारी इकोनॉमी में किसी भी प्रकार के बदलाव नहीं आएंगे। तो मैंने यहाँ पे आपसे थोड़ा सा डिस्कशन ये किया कि देखो ये चीज काम की थी बस आपके, क्योंकि जी का जितना भी इंक्रीमेंट हुआ वो इससे जो है रूल आउट हो गया। ठीक है। तो अभी हम लोगों ने अपना क्लासिकल मॉडल का अपना डिस्कशन सारा कर लिया है। ठीक है। और हमारे यहाँ पे क्लासिकल मॉडल ऑलमोस्ट खत्म हो गया। अब इसके कुछ डीपीपी डिस्कस करूंगा मैं, कुछ थ्योरेटिकल क्वेश्चन डिस्कस करूंगा। तो एक क्लास में मैं काम ही करूंगा कि आपका जो semicon-classes.com की वेबसाइट है, आप वहां पे जाके देख सकते हैं। वहां पे जब आप जाओगे तो वहां पे आपको दिख जाएगा, सब कुछ आपको वहां पे मिल जाएगा। ठीक है। आप जिस भी फील्ड के स्टूडेंट हो, आप सीयूईटी की प्रिपरेशन कर रहे हो, यूजी की प्रिपरेशन कर रहे हो, या यूपीएससी की प्रिपरेशन या इंडियन इकोनॉमिक सर्विसेज की, जो भी आप प्रिपरेशन कर रहे हो, तो वहां पे आपको अपने सब्जेक्ट मिल जाएगा। ठीक है। और जब जब आप अपने सब्जेक्ट पर जाओगे तो जैसे कि मैक्रो है तो वहां पे क्लासिकल मॉडल दिखेगा, तो वहां पे असाइनमेंट को आप डाउनलोड कर लीजिएगा। ठीक है। वहां पे मैंने आपसे कुछ क्वेश्चंस के बारे में अभी मैं बनाऊंगा क्वेश्चन, कुछ असाइनमेंट फॉर्मेशन में डीपीपी के नाम से, वो क्वेश्चंस मैं आपको दूंगा। आप कृपया करके उन क्वेश्चंस को सबमिट करिएगा, इज पॉसिबल फॉर यू, एंड देन हम फिर अपना आंसर आपसे शेयर करेंगे। अगर हम सही अगर आपने मुझे भेजे तभी मैं करूंगा, अगर आपने नहीं भेजे तो मैं ऐसे नहीं करूंगा। ठीक है। आपको भेजने होंगे वो, एटलीस्ट आप कमेंट सेक्शन में भी कमेंट कर सकते हैं कि सर वो क्वेश्चन का डिस्कशन आप कर दीजिए, तो मैं डेफिनेटली करूंगा। ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। हैव अ नाइस डे, थैंक यू, बाय, टेक केयर, बाय।